A very good morning to all the friends, my students and those who listen me. सभी मेरे मित्रों से, सभी भाइयों बहनों से और सभी लोगों से जो मुझे सुनते हैं, जो मेरी बात को सुनते हैं, उनसे गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और आज कुछ कहना चाहूँगा आप सभी से। एकेडमिक टॉपिक है और जैसे कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इतने दिन से मैं एक एज एकेडमिशियन आप लोग के सामने आया हूँ और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, ये भी मानते हैं। यहाँ सिर्फ इंडिया में नहीं, मेरे विदेश में जो दोस्त हैं उन्होंने भी वीडियोस को सराहा है, मेरी नॉलेज को सराहा है। और कभी कभी कहा है कि भाई तू तो आईटी पर्सन है और टेक्निकल मैन है, इतना आता कैसे तुझे? लेकिन तो चलिए, वो सब तो एक आम बात हुई जो कि होती है। मुद्दे पे आते हैं जो कि इशू है, ठीक है। तो पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ खुद को। ऑल द फ्रेंड्स, आई एम प्रियेश घोष। आई हैव डन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, देन आई वाज इन सीटैक पुणे और कराड टू बी प्रिसाइज, आफ्टर विच टू बी प्रिसाइज फ्रेंड्स, आई हैड टू बी इन द आईटी फील्ड। आईटी सेक्टर में मुझे जाना चाहिए था, लेकिन पिताजी बैंक में बड़े ही सम्मानित पद पे थे, ताऊजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और दादाजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। तो एक परिवार का, मैं तो नहीं, मैं तो बहुत दूर हूँ आज परिवार से, उस घर से, लेकिन इलाहाबाद के उस घर का एक सोच था। तो शायद उस बहाव में आके मुझे लगा कि मुझे एक आफ्टर थॉट था कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहिए, और स्पेशली क्योंकि पढ़े लिखे थोड़े अच्छे थे तो सिविल सर्विस में कर लूंगा, ऐसा सोचा। लेकिन चलिए, भाग्य शायद साथ नहीं था, उस दुख भरी दास्ता को मैं नहीं दोहराऊंगा। आज पे आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक है, जैसे मैंने आपसे कहा पिछली बार, किसी एक फ्रेंड ने जर्मनी से मुझे चिढ़ाया कि अब तू सोशल वाला हो चुका है, अब तू टेक्निकल पर्सन नहीं रहा। तो मैंने वो वीडियो बनाया कि कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट, द बेसिस ऑफ द आइडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें मैंने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात की और डिस्क्रीट फंक्शन की बात की और कहा कि दोनों में अंतर क्या होता है, ये आप लोग को समझाया। लेकिन अब आज जो है, आज क्योंकि मैं, आप जानते हैं, मैं हर टाइप के टॉपिक को ही मैंने अभी तक अपने अपने उसमें डिस्कस किया है। तो आज का टॉपिक बड़ा ही अनोखा है और वो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ इंडियन सोशल कस्टम एंड इंडियन सोसाइटी एज अ होल थ्रू माय ओन आईज, या भारत की जो सामाजिक सामाजिक नियमावली है और भारत की जो इन 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 जनरल जो सोच है, वो हम मेरी मेरी दृष्टि से मैंने कैसे देखा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें बहुत पर्सपेक्टिव है। आप जॉब क्या करेंगे, आपका लाइफ में क्या होगा, मेल फीमेल मेल फीमेल जो संबंध है, मेल फीमेल जो रिलेशंस हैं, या आपके आपके अपने भाई बहनों से क्या रिलेशन है, आपके माता पिता से क्या, ताऊ चाचा, ये सब भी एक फैक्टर। और सोसाइटी एज अ होल का क्या मत है, ये मैंने अपने अपनी दृष्टि से जो देखा उसकी मैं बात करूंगा, व्याख्या करूंगा। तो मैं कह देता हूँ फिर से, द होल एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन इंडियन सोसाइटल रिलेशनशिप्स एंड इंडियन वे ऑफ फंक्शनिंग थ्रू माई आईज, ठीक है। ये है मेरे आज का टॉपिक और मैं चाहता हूं कि आप लोग वो ध्यान सुने। एक बात कहना चाहता हूं, मेरे कई मित्रों ने कहा यार बड़ा लंबा भाषण मत दिया कर, आधे घंटे में अपना लेक्चर खत्म करने की कोशिश किया कर, ये तुझे तेरे लेक्चर को ही अच्छा करेगा, क्योंकि हम लोग बहुत लंबा सुन नहीं पाते। ठीक है, तो मैंने उनकी बात को मानो, मैं आधे घंटे से कम में ही खत्म करूंगा। हो नहीं सकता क्योंकि बड़े टॉपिक से बड़े ही विचाराधीन है, लेकिन मैं फिर भाग भाग में वन बाई वन करूंगा। मैं होप करता हूं कि आधे घंटे के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। तो मित्रों, जिस बात की मैं आपको बात कर रहा था वो इस प्रकार है। तो जैसे मैं आपको, आप जानते हैं कि मैंने माँ बाप के कहने पर, उनके डर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इस सब चीज़ों को पढ़ा, और उसका बेसिस था फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं अगर ऐसे कहूँ तो मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है कि अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट को प्रूव करना है तो एग्जांपल्स के साथ प्रूव किया जाता है। कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, कहते हैं सॉल्व एग्जांपल करो, और बोर्ड में अगर आप देखें हमारे स्कूल्स में, या नाइन्थ वाइन्थ में भी सॉल्व, या एट्थ में भी सॉल्व एग्जाम्पल्स ही आते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर कोई लगा लेता है समझ के तो 80-85 नंबर इजिली पा सकता है, ऐसा तो मैं समझता हूँ। लेकिन चलिए, आज मैं दूसरी सॉल्व एग्जाम्पल की बात करूंगा। तो दो सॉल्व एग्जाम्पल के साथ, या जो बेसिक एग्जाम्पल के साथ अपनी बात की मैं शुरुआत करूंगा। थोड़ा आप लोग को अक्खड़पन लग सकता है, लेकिन मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको ये चीज सही सही बताऊं। तो देखिए मित्रों, क्या हुआ जब मैंने स्कूल खत्म किया और मैं क्या करता, इंजीनियरिंग घर वालों ने कहा, अगर
आईआईटीज में ना हो सके तो और गवर्नमेंट कॉलेज में ना हो सके तो फिर बीएससी करो। लेकिन मोहल्ले वालों ने पापा से कहा कि इंजीनियरिंग ही कराइए, टेक्निकल लाइन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है। तो मैंने स्कूल खत्म किया और फिर तब स्कूल तक तो एक ही माँ बाप का बेटा था, माँ बाप की बड़ी गहरी निगरानी थी। उसके ऊपर चाचा ताऊ थे, एक अंकल ने शादी नहीं की, तो पूरा परिवार का निगरानी एक ही बेटे पे थी। तो अगर आज आप बैंगलोर से कंपेयर करें तो हिलने का भी मौका नहीं था, ये मैं आपसे कह सकता हूँ इस सिचुएशन के तुलना में, ठीक है। तो स्कूल तक तो कुछ नहीं, जब जब पहली बार कॉलेज में जाने से पहले एक साल आईआईटी की तैयारी किए, जैसे आपने कहा, तो वेरियस कोचिंग्स में जाके पढ़ते थे, तो थोड़ा माँ बाप का डर था, चाचा ताऊ का भी एक प्रभाव था। तो सीरियस होना पड़ता था क्योंकि घर वालों का भय था, कह लीजिए, ठीक है। तो मैथ्स वैस हम लगा लेते थे। तो जैसे कहते हैं, अब आज कम से कम 10 साल पुरानी ये बात है, कम से कम 10 नहीं 12 साल होगी, लेकिन 10 साल तो है ही है। तो 12 साल पुरानी चीजें आपके मन में प्रिंट तो नहीं रहती, उसकी हल्की हल्की एक धुआं धुआं रहता है, क्या उसका उसका एक छीटा छीटा रहता है। वो बात आपके, जैसे कल मैंने क्या किया, दिन भर बाइक से कहाँ गया, कल जितना मुझे याद है, आज से 12 साल पहले की चीज़ मुझे याद नहीं रहेगी, वो मेरे मन में कहीं ना कहीं उसकी एक रिफ्लेक्शन या धुआं धुआं या कह लीजिए उसकी एक छीट मात्र है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ। लेकिन तब भी मुझे कुछ चीज़ें याद है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा पढ़ाई में ठीक था क्योंकि घर वालों का डर था, तो मैं क्लास में रैंक वैंक ले आता था अच्छी कुछ। तो और एक स्कूल में भी और कॉलेज में भी, इस कॉलेज में तो ज़्यादा इम्प्रेशन था कि बहुत ही गुड स्टूडेंट है, एक तरह से अगर मैं कहूँ, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ। तो कभी किसी को भी जाके पढ़ाने की, आप देखते हैं अब तो पढ़ने में ही पूरा है, उस समय क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन अब तो समझ गया कि पढ़ना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना मजबूरी है, क्योंकि कैरियर पढ़ाई में अब तो हम सचिन बन नहीं सकते। तो कई लड़कों को, जैसे कोई कहता प्रियेश ये एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कर दो, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं कर देता हूँ, तुम लोग भी ट्राई करो, मैं कॉपी में समझ लीजिए कर देता था। अब लड़के थे तो उनकी फ्रेंड्स भी, लड़कियां भी आ जाती थी कि ये लड़का प्रियेश पढ़ाई में थोड़ा अच्छा है, मैं बहुत अच्छा तो नहीं था, तो शायद उसको कुछ आता है, तो मैं कर देता था। तो आज से 10-12 साल की बात है। अच्छा 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 जिसको हम कहते हैं ना, कि ये बहुत ही हल्का हल्का याद है, लेकिन मैं बताता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड था और उसके 2-3 ग्रुप में 4 जन थे, 2 लड़के 2 लड़कियां थी। तो अब वो मुझसे आते तो मैं भी उस ग्रुप में फ्रेंड बन गया, और मैं उनको कभी भी कोई भी मैथमेटिक्स का हुआ या केमिस्ट्री का हुआ, समझ लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं भी उनसे मदद लेता था। ये नहीं कि मैं ही हर समय उनको हेल्प करता था या हर समय उनको दिशा प्रदान करता था, वो भी मुझे बताते थे। लेकिन मैं, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो उन लोग से मेरी फ्रेंडशिप इसी कारण हुई, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ और फिर फ्रेंडशिप हुई, तो फिर अब क्या करते, क्योंकि पढ़ाई का पढ़ाई का एक माहौल था। तो जब ऐसा पूरा कंडीशन था, तो मेरी उनसे काफी अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि पढ़ाई के परिपेक्ष में। तो एक दिन अब दोस्ती हो गई, तब ये समझ नहीं आता था कि, तब मैंने नहीं समझा कि वो मतलब कि दो तो लड़के थे, नॉर्मल था, 2 लड़कियां थी। तो मेरे मन में कभी इतना आया नहीं, क्योंकि मैं तो उनके ग्रुप का नहीं था, मैं बाहरी था, जो कि पढ़ाई के संबंध में उनसे मेरी दोस्ती हुई, ठीक है। तो काफी हम लोग पढ़ाई लिखाई की बातें करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, रास्ते में मुझे 3 लोगों ने घेर लिया, मुझे समझ नहीं आया, तो कहा प्रिय इधर आओ। हमने कहा हाँ भैया बताइए। कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं, भैया, हमने कहा, क्या हुआ भैया? तो कहा कि तुम्हारे बारे में बहुत खबरें सुन रहे हैं। हमने कहा हाँ क्यों, क्या? मुझे समझ नहीं, आप ही बताइए, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। मैंने थोड़ा इज्जत से बोल दिया उनको। तो कहा कि ये सच, तुम सच बताना। हमने कहा हाँ मैं आपसे बिल्कुल सच कहूंगा भैया। वो थोड़ा सा पूरा फॉर्मल स्टूडेंट था और नेता उता टाइप के थे वो, शायद, मुझे पता नहीं, मैं ऐसे लोगों से बहुत मिलता नहीं हूँ, लेकिन एक कहते हैं ना, एक आभास कह लीजिए। और ये 10-12 साल पहले की बात है, मेरे मन में बहुत अच्छे से याद भी नहीं है, लेकिन तो कहा कि प्रियेश, सुना तुम आजकल तुम्हारे लक्षण बहुत अलग है। हमने कहा हाँ क्यों? सुना तुम डॉक्टर साहब की बिटिया से इश्क करते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये कह क्या रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कौन है और ये कौन है? कहा अरे नहीं जानते, तुम्हारी वो जो फ्रेंड है वो डॉक्टर साहब की बेटी है। हमने कहा नहीं, वो तो क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अरे छोड़ो, क्वेश्चन डिस्कस करते हो, हमको ना समझाओ प्रिय तुम क्या करते हो, हमको सब पता है। हमने कहा नहीं नहीं भाई, हम सही कह रहे हैं आपसे। उन लोग चारों जन का ग्रुप था, वो मुझसे पूछने आते थे और मैं क्वेश्चन बताता था। वो भी पढ़ाई में थोड़े अच्छे हैं, तो एकेडमिक बात पे डिस्कशन हो जाता है। छोड़ो एकेडमिक, एकेडमिक क्या, एकेडमिक एकेडमिक करते हो, सीधा बोलो कि तुम्हारा मन में, तुम्हारे मन में कुछ और बात है। क्योंकि एक 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 ये सार्वजनिक मंच है, प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको थोड़े से शब्द मेरे कंट्रोल में ही बोलूंगा, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा जो कि
जो कि एक लिमिट क्रॉस कर जाए, मर्यादा को उन्होंने कहा मुझे बहुत कुछ और ही है, लेकिन मैं क्योंकि एक मंच पे हूँ तो मैं अपनी भाषा को बहुत नियंत्रित रखूंगा। तो प्रियस, तो हमने कहा नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूँ सर, वो मेरे मैं पढ़ाई करता था, वो मुझसे क्वेश्चन पूछने आते थे, मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो गई। अरे प्लीज इतने सीधे ही मत बनो, से फ्रेंडशिप हो गई, क्या बात कर रहे हो? दिल सही 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 से ही बताओ, जो दिल की बात है क्यों छुपा रहे हो? मैं कहा, नहीं नहीं दिल की बात नहीं है, वो उनके फ्रेंड है और हम लोग का पांचों का ग्रुप है, हम बातचीत बस इतना ही है सर, उससे ऊपर कुछ नहीं। अरे छोड़ो, इश्क है ठरक है तभी तो जाते हो, हमको बता रहे हो कि फ्रेंड है। लड़का लड़की कहीं फ्रेंड नहीं होते, ये तो आप किसी और अंग्रेजी की बात किसी और को समझाना। पढ़ाई में अच्छे हो तो का हम मान लेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आया, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ? तो मैं मुझे मुंह से शब्द निकलना बंद हो गया। तो मजाक बनाया है, चलो समझ में आ रहा है प्रियेश भाई तो अपने अब तो रास्ता बदल गए, अब तो फ्रेंडशिप में आ गए हैं, इश्क में आ गए प्रियेश भाई। हमने कहा नहीं, मैं कोई इश्क उश्क में नहीं आया हूँ, सची मुझे क्लास में हम लोग एक ही साथ पले बड़े। तो वो लोग, फिर ये था कि जब तक मैं उस वहां पर था अपने कोचिंग में, बताता हूँ, फिर कॉलेजेस में भी मैं आया जब बीटेक करने, तो कोचिंग की तब तक ये बात हो, तो उन लोग एक कहते हैं ना, मतलब मजाक उड़ाते रहते थे हर समय इस इशू पे कि प्रियस की फ्रेंड है और फ्रेंड होने का नाट नाट ड्रामा करता है हर समय। मुझे कभी भी हो, मैं बात तो नहीं करता था ज्यादा, लेकिन जितना भी कभी हो तो हंसी मजाक से मुझे उड़ाते थे, और मैं इस कारण थोड़ा डरा हुआ रहता था कि वो आज कहने कल कोई और कहेगा कि भाई तुम्हारा क्या चक्कर है, फॉर एग्जाम्पल। और मैं थोड़ा सा उस इवेंट के बाद मैंने थोड़ा सा उस ग्रुप से, जहाँ दो लड़के दो लड़कियां थी, मैं नाम नहीं लेना उचित नहीं समझता, आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मैं थोड़ा सा उनसे मैंने डिस्टेंस तो नहीं किया, लेकिन तब भी थोड़ा सा बच बच के चलता था। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल वन। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे अभी की बात है, मैं कुछ दिन पहले मैं घर गया था, तो पिताजी, जैसे आप जानते हैं, बैंक के बड़े ही सम्मानित पद पे थे। तो तब, तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन चलिए बता दो। दूसरा एग्जाम्पल था, पिताजी जैसे बैंक में बहुत ही सम्मानित स्थान पे थे, तो रिटायर हो गए, तो बहुत ही रिटायरमेंट के बाद इंसान को बहुत ही बोर लगता है भाई, जो जिसने 30 साल एक इवेंट में था। तो पिताजी ने एक बार, ये भी बहुत पहले की बात है, कम से कम 7 साल पहले की तो बात होगी, पिताजी ने एक बार कहा मुझे कि तब निसाब नहीं, उससे कम, कि बेटा मुझे ऑफिस ले चलो, मुझे मिस्टर श्रीवास्तव शायद थे, उनसे मिलना है और मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, ऐसा था, मुझे याद नहीं कौन थे, लेकिन मैं जानता नहीं था। उन्होंने कहा तुमको गाड़ी चलानी आती नहीं, तो मैं एक्टिवा में लेके उनको छोड़ के, मैं उनको बैठा के मैं बाहर टहल रहा था ऑफिस के बाहर, क्योंकि वो पापा ने बहुत दिन वहाँ काम किया, तो वहाँ के सब्जी वाले ठेले वाले सब मुझे जानते थे, मैं पापा के साथ कभी कभी जाता था बचपन में। तो एक चाची ने पूछा कि बेटवा सुना तुम बेंगलोर चले गए हो? हमने कहा हाँ चाची। तो कहा भैया बतावत रहे। हमने कहा हाँ ठीक है, ठीक कहना है चाची आप। तो तब मैं पहली बार आया था, क्योंकि जैसे आपको बताता हूँ बीटेक हुआ था, सीडैक में आया था, और उस समय जो है शायद Naukri.com के, तो विप्रो ने मुझसे कॉल किया था मेरे नंबर पर, और मैंने एक इंटरव्यू लिया था, पता भी नहीं था क्या विप्रो होता क्या है, लेकिन क्योंकि अब उसमें मतलब आप समझ रहे हैं, जब न्यू कमर होता है या फ्रेशर होता है उसकी क्या मजबूरियां होती हैं। तो हमने कहा हाँ, मैंने बोल दिया उनको, मैं आंटी विप्रो में शायद मैं अब जाने का उम्मीद करता हूँ। कहा कौन हो बेटवा, प्राइवेट कंपनी है तो, और अब बताइए विप्रो इंडिया गरीब कंट्री हो सकते, विप्रो आईटी सुपर सुपर हब है कह लीजिए एक तरह से। तो मैं दिल तोड़ते हुए कहा हाँ शायद चाची प्राइवेट कंपनी है, तो हर बाबू बैंक मैनेजर रहे, दादाजी फौजी रहे, ताऊ जी प्रोफेसर है, तू प्राइवेट में नौकरी करेगा? तो मैंने समझ नहीं पाया क्या जवाब दूं। मैंने कहा हाँ चाची शायद यही बात है। अरे छोड़ दे बेटवा। हमने कहा है, कहा कि हमें कोनो इज्जत नहीं है, पुलिसवा में आप, पुलिसवा में बहुत सलूट है। हमने कहा अच्छा अच्छा चाची ठीक है, आपकी बात पे ही चलेंगे। अब चाचा जी आए बाहर, बेटवा लंबे चौड़े हो गए, पता नहीं 6 फीट के हो कि नहीं, लेकिन जितना भी दिखता है फौज में काहे नहीं गए? तो हमने कहा चाचा जी तभी तो इतनी चर्बी है, एसी में काम करो तो मेहनत वेहनत थोड़ी करते हो, एसी में रहते हो। हमने कहा हाँ। अगले 2 दिन बाद मैं फिर टिकट करके अपना घर छोड़ के वापस आ गया। मैंने पापा से भी ये भी कहा कि देखो पापा, मैं कुछ बोल देता, आप कहते कि बड़े हैं क्यों तुमने बोलने के। तो जो मैंने आपसे पहला एग्जांपल दिया कि जैसे मेरे जो ग्रुप के फ्रेंड थे, जो मुझसे क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व करता था इनके साथ, तो कहा कि पीएस सुना तुम इश्क में पड़े हो, वो भी डॉक्टर साहब की बेटी से। हमने कहा क्यों? कहा कि अरे, हमने कहा नहीं सर फ्रेंड है। कहा है फ्रेंड नहीं होते, लड़का लड़की कोई फ्रेंड नहीं होते, तुम ही तो हमको हमको पाठ ना पढ़ाओ, हमको हमको एक शब्द बोलने जा रहा था, थोड़ा अपशब्द है, हमको तुम बेवकूफ ना बनाओ, हमको हमको गुमराह मत करो, बहुत अच्छे शब्द मैं बोल रहा हूँ।
और ठरक है और ये सब, तभी तो जाते हो, हमको नहीं पता क्या। तो तब ये बात सुन के थोड़ा सा मैं पीछे खिसक गया, पीछे हिल गया अपनी पोजीशन से। और जब इन्होंने ये कहा कि बेटवा तो तुम प्राइवेटवा में नौकरी करत हो, तो हर बापू बैंक मैनेजर रहे, दादाजी ये रहे, मतलब उनके जो आव भाव थे, मैं एकदम, देखिए आज से 10 साल पुरानी चीज आपको माइंड में रिकॉर्ड, हमारा माइंड कोई लैपटॉप तो नहीं कि इसमें कोई पेन ड्राइव में चीज रिकॉर्ड कर दिया, आज से 10 साल बाद भी माइंड से चीज आप पढ़ते हैं। अगर आज हमारे बहुत मित्र टॉपर थे, अगर आप हाई स्कूल का सवाल दे दो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 साल बाद आपका लाइन अलग हो जाता है, तो एकदम से 100 आउट ऑफ 100 चीजें याद रखना नामुमकिन है, लेकिन थोड़ी थोड़ी परछाई रह जाती है, ह्यूमन माइंड हमारा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, चलिए एक मैंने अपनी अपनी आप बीती, या मैंने मैं यूपी में रहता हूँ, रहा हूँ, वहाँ मेरा होम टाउन है, आधार कार्ड का एड्रेस, आधार कार्ड का मेरा पता है, एड्रेस है उसी, या आधार कार्ड का लोकेशन है। तो ये तो मैंने अपनी कहानी आपसे बताई, लेकिन इसका कंक्लूजन, इससे आपने डिराइव क्या किया, व्हाट डिड यू मैसेज यू गेट फ्रॉम इट। तो ये मैसेज ये जो मैं आ रहा हूँ इस 2 एग्जाम्पल से, मैसेज ये भाइयों बहनों कि हमारा समाज या हमारे सोशल जो नॉर्म्स है, या हमारे सोसाइटी के जो 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 पेरोगेटिव है या नैरेटिव है, वो किस प्रकार डिफाइंड है, मैं ये कहता हूँ। पहला जो मैंने आपसे दिया एग्जाम्पल कि मैं पढ़ाई, मैं जाता था कोचिंग या इंस्टीट्यूशन, और मैं तो सीरियस था पढ़ाई में थोड़ा शायद, तो वो मेरे फ्रेंड बन गए, तो कहा कि तुम क्या इश्क करते हो क्या, तो क्यों तुम इश्क नहीं करते तो ऐसी क्या फ्रेंडशिप है, तो मैं जैसे कहा मुझे। और दूसरा कहा कि तो बेटवा फौज में कहे नहीं गए, वो तो चलिए उसको, उस बात को मैं हटा देता हूँ, मैं उस बात को लाते हैं, बेटवा कोनो प्राइवेटवा में नौकरी करत हो तुम, ऐसा मैंने सुना। हम सोचे कि भैया जी मैनेजर रहे, दादाजी फौजी रहे, दाऊ जी प्रोफेसर है, तुम प्राइवेटवा में नौकरी करत हो। तो जो ये जो एक, अब शायद बेंगलोर में जो पला बड़ा, मुंबई में जो, या बेंगलोर मुंबई की मैं एग्जांपल देता हूँ, पब्स बचपन से इसके लाइफ में एक उसका एक प्रभाव था, उसके लिए बहुत ही अनथिंकेबल बात है या आउट ऑफ ऑर्डर है। लेकिन मैं जहां से आया हूं और जहां से मैं पला बड़ा हूं, मेरे दिल पे चोट लग जाती है ऐसी बात सुन के, माफ कीजिएगा मैं अगर कहूं। तो ये तो जो एग्जाम्पल है मैंने जो आपको अभी समझाए, ये एक क्लासिकल केस है हमारे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने का। यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, चाहे आप कितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया सोवरन सोशलिस्टिक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वेरी इंश्योर जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी हेंस वी गो फॉर इंटीग्रिटी ऑफ अवर नेशन, ऐसा एक दो लाइन इधर उधर हो सकता है। फिर आप आर्टिकल 15 में मेल फीमेल इक्वालिटी कुछ भी कह लीजिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ वेयरिंग क्लोथ, फ्रीडम ऑफ चूजिंग लाइफ पार्टनर, ये सब लिखा है शायद। और यूपी बिहार इंडिया के 50% आईएएस प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको मैं रिकॉर्ड पे बताता हूँ। तो ये सब चीज़ें शायद सुनने में, कहने में, कॉपी किताब में हैं, लेकिन ऑन फील्ड आप जब जाएंगे, ऑन ग्राउंड अगर आप जाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये किताब फाड़ के फेंक के फिर मैं घुसूं इस गांव में, ठीक है। क्यों? लिटरली मैं कह रहा हूं कि अगर आप वहाँ के जो शब्दावली है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, उसको देखेंगे तो लगेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन तो एक धोखा है। मैंने जितना, देखो मैंने जैसे कहा, मेरे पिताजी ने 31 या 32 ईयर्स कुछ मंथ, या 31 ईयर्स 5 मंथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जॉब किया, जितना मेरी जानकारी है। उसमें 80% समय उस समय रूरल है, क्योंकि इलाहाबाद को अगर आप देखो, एक दिन मुझे एक लड़के ने कहा कि भैया इलाहाबाद तो 8 किलोमीटर का सिटी। हमने कहा जो सुभाष चौराहा है उससे तो 8 किलोमीटर गाँव पहुंच जाता है। फिर मुझे लगा शायद 8 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, क्योंकि जो आपका सुभाष चौराहा जो सेंटर ऑफ इलाहाबाद है, उससे अगर आप रेडियस लिए तो शायद 3 किलोमीटर का जो रेडियस होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला से, तो वो सिटी का बहुत ही सुंदर एरिया है। लेकिन अगर उसके बाद जाए, 3 into 3 9 होता है, ठीक है, और 2.5 into 2.5, आप तो मतलब एक मोटा मोटी 8 स्क्वायर किलोमीटर अगर कोई कहे, या 9 साढ़े 9 10 स्क्वायर किलोमीटर, 9 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 3 into 3 करीब करीब, पाई आर स्क्वायर, पाई भी इसमें जोड़ दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बात, तो क्योंकि देखो वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उसने पढ़ा लिखा था लेकिन उतना कोई मैथमेटिकल शायद, उसने कहा 8 किलोमीटर पे सिटी, बड़े बड़े रोड है, लेकिन सिटी का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चराइजेशन है वो 3-4 स्क्वायर किलोमीटर, वो 9 स्क्वायर किलोमीटर में ही, एट अ रेडियस ऑफ 3 और 4 किलोमीटर के रेडियस में ही सिमट जाता है इलाहाबाद सिटी। और जो आगे आगे एक्सटेंशन है वहां पर कुछ बड़े बड़े चीजें, लेकिन सिटी का जो मॉडिफिकेशन है, एक्सपेंशन है, वो 3-3.5 किलोमीटर तक ही, मेरी जितना मानना, कोई 4 भी कह सकता है, खत्म हो जाता है। अगर सुभाष चंद्र जी की मूर्ति है सेंटर ऑफ द सिटी में, उससे अगर 3 किलोमीटर का रेडियस लिया जाए, 4 किलोमीटर का, तो इलाहाबाद सिटी जो है उस वहीं तक वो
बहुत ब्यूटीफुल सिटी है या एक स्ट्रक्चराइज्ड है। उसके बाद अगर 3 किलोमीटर के आप बाद जाएंगे तो आपको रूरलनेस, गांव का एक सेंस आने लगेगा, ठीक है। ये तो एक पॉइंट मैंने कहा। लेकिन ये जो मैंने दो एग्जांपल आपको शुरू में दिए, इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम कुछ भी कह ले, हम कितनी भी बातें कह ले कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एवरी एंटिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन को मैं हटा देता हूँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ लाइफ पार्टनर, ये सब कुछ भी हम कह लें, कहने के लिए सब किताबों में लिखने के लिए अच्छा है, लेकिन चलिए आप कानूनी जंग लड़के शायद अपने, अब जैसे हमने कहा फ्रीडम ऑफ लाइफ पार्टनर, ये कर भी ले आप कि भाग के शादी कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने सुनते हैं यूपी में ये फला साहब का बेटा भाग के अपनी बिरादरी से बाहर शादी कर लिया, ठीक है, लेकिन कर भी लेंगे तो क्या क्या उस समाज के बीच में या समाज के माहौल में आप जी पाएंगे? वो ताने आप सुन पाएंगे? तो मतलब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने अपने मन से, मैं यूपी की कंडीशन वहाँ तो पहले तो ऐसा तो होता था, कई बार मैंने सुना है कि घर के खिलाफ कोई शादी करता था तो गोली चलने का डर था, होता था, जान से जाने का डर, ऐसा ऐसा जैसा आपने फिल्म वो देखा था, इशक जादे फिल्म थी, अगर मैं कहूँ अर्जुन कपूर की फिल्म थी, और परिणीति चोपड़ा थी, और कौन थे उसमें, चौहान, और वो था, फिर ये लोग थे। तो अगर मैं कहूँ वो कोई खान एक्ट्रेस भी थी उसमें, बहुत अच्छी, बहुत ही मतलब हिट फिल्म थी वो, एक तरह से कहिए। तो उस फिल्म को अगर आप देखिए, वो भी एक यूपी का अमरोहा शायद कोई एरिया है, वहाँ की ये कहानी है शायद, जितना मुझे कोई चीज़, ये तो एक रफ कहानी है जो इशक जादेपुरी जो 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 फिल्म थी, ठीक है। तो उसमें आप देखिए कैसे गोली चल जाती है। तो ऐसा कोई, हमने देखा कि ऐसा कोई आउट ऑफ कम्युनिटी शादी अगर होती भी थी, मतलब ऐसे तो 99% में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी बिरादरी से बाहर जाए कोई शादी वादी कर सके, लेकिन अगर 1% होती भी थी तो पहले ही पुलिस उस एरिया को घेर लेती थी कि पता नहीं कोई गोली मार दे, इनका भाई का, मामा का बेटा, चाचा का बेटा, भाई बंदूक है, किसी को गोली मार सकता है। तो पुलिस को पहले से पुलिस इंडिया में ये है कि देखिए, इंडिया में आर्मी हर समय आपको क्रिएट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भारी खतरा जो है, हाँ, लेकिन पुलिस, क्योंकि आप पोलैंड की पॉपुलेशन या बेल्जियम की 1.2 करोड़ है, इतने छोटे छोटे देश है, यूरोप वर्ल्ड का सुपर इकोनॉमिक पावर है। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की अगर समझिए 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो उसके पॉपुलेशन भी तो 150 करोड़ है। एक देश समझ लीजिए अगर पोलैंड है, उसकी उसकी 0.5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी है, मतलब 0.1/2 ट्रिलियन इकोनॉमी है फॉर एग्जाम्पल, या 0.5 भी है इंडिया के स्केल में, लेकिन उसकी पॉपुलेशन 1.2 करोड़ है, तो इंडिया से 150 गुना पॉपुलेशन कम है। भाई अगर कोई कंट्री की पॉपुलेशन 5 करोड़ भी होती है, फ्रांस की पॉपुलेशन शायद 6 करोड़ है मैंने सुनी है, लेकिन इंडिया से कितना, इंडिया की पॉपुलेशन 150 है, तो 105 इंटू 30 होता है 150, मतलब एक नॉर्मली। तो इंडिया में पुलिसिंग हर समय इनकॉम्पिटेंट होगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, पुलिस कितनी आप इकट्ठा कर लेंगे भाई? एक रेशियो है, जैसे पर स्टूडेंट कितने टीचर होंगे, जैसे होता है ना, जब पहले, अब तो चलिए कोरोना के समय ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट, लेकिन जब ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं था तो एक कॉलेज था, उसमें एक पर स्टूडेंट्स पे कितने टीचर एलोकेटेड होंगे, वैसे ही पर सिटीजन पे कितने पुलिस एलोकेटेड होंगे। तो पुलिस के पास हेवी ड्यूटी, क्योंकि इतनी ज्यादा जनसंख्या हर आदमी पे कवर करना इन रियली इम्पॉसिबल है एक लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के लिए, जैसे कि पुलिस कहते हैं कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की। तो मैं यही आपसे कह रहा था, जो अभी तो मैंने बात कही, जो मैंने दो एग्जांपल आपको दिए, दूसरा वाला था कि बेटवा प्राइवेटवा में नौकरी करो तो तुम्हारे पिताजी मैनेजर हैं और दादाजी फौज में, और इतने बड़े तुम प्राइवेटवा में करत हो ये, और पहला कि प्रियेश, देख के तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, लग रहा है कि तुम भी इसमें पड़ गए हो। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। तो इसका एक मन पे बड़ा प्रभाव होता है, आज तक भी है, लेकिन यूपी में जब तक था तब तक तो बहुत ही एक कह लीजिए कि इलाहाबाद के इर्द गिर्द की बहुत ही पिंचिंग इफेक्ट होता है इंसान के मन में, ठीक है। ये तो एक इसका एक पहलू है, ठीक है। लेकिन ये जो दो एग्जाम्पल दिए, ये सोसाइटी के बहुत ही चीज को दिखाता है। जैसे कहते हैं ना कि जब आग लगती है तो उसका जब धुआं होता है तो आग लगी होगी, इफ देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, ठीक है। तो ये क्या पर्टिकुलरली शो करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो मैंने आपको पूरी कहा थी, लेकिन अब 10 मिनट में मैं आशा करता हूँ मैं समझा दूंगा, तो मैं अपने लेक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रेसाइज रखूंगा, ठीक है। तो ये शो करती है सभी भाइयों बहनों की और सभी मेरे सुनने वालों, लेकिन जो भारत के बड़े सिटीज़ हैं, जैसे कि बेंगलोर हुआ, मुंबई हुआ, जो अगर ब्रिटिश इंडिया से देखे, मुंबई, मैं पाकिस्तान के लाहौर कराची को अभी हटा देता हूँ, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर को भी देख लीजिए, या साउथ में चेन्नई, बेंगलोर, और जो तिरुवनंतपुरम, जो सबसे बड़े बड़े भारत के सिटी है, जहाँ की आपको बड़े बड़े बिल्डिंग, डोमिनोज, और आपका जो है
जो है आपके जो है क्या नाम है उस कंपनी का, कैब जेमिनी, और सारे बिल्डिंग आप बैंगलोर में एक बार गाड़ी से घूमिए, आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। जिसमें कि 70% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाहरी कंपनियां हैं जो कि अपने रिक्रूट करती हैं इंडिया के टेक्निकल को या एमबीए बैकग्राउंड को, ठीक है। तो इसलिए जो है, और फिर आप देखिए हर सिटी में, चाहे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री चली, वो तो मैं उतना नहीं लेता, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई का तो चलिए सुपर इंडस्ट्री है जो कि 1947 के पहले से है, आपको बताता हूँ। फिर आपका जो है हर साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है, नॉर्थ की फिल्म इंडस्ट्री, तो बड़े सिटी है वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है, आपका जो है बड़े रेस्टोरेंट है, पब कल्चर है बड़े बड़े सिटीज़ में, और रेस्टोरेंट कल्चर, तो वहाँ का जो इन सब कारणों के कारण उन बड़े सिटीज़ का जो एक आओ हवा होती है, इसको एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम होती है, बहुत अलग हो जाती है एक किसी किसी एक मुफस्सिल छोटे। जैसे मैं आपसे कहा था कि अगर आप ट्रेन पे कभी इंडिया सफर करें, भारत में कुल मिला के 75% गाँव है और 25% अर्बनाइजेशन माना जाता है, और अर्बनाइजेशन में भी थ्री डिविजन है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। जो बड़े सिटी, बैंगलोर है, बहुत हद तक, कुछ हद तक कलकत्ता है, गुड़गांव है, आपका मुंबई है, ये जो बड़े बड़े सिटीज है जहाँ की, और बड़े सिटीज की एक फंडामेंटल क्वालिटी है। जैसे मिर्जापुर, अभी एक फिल्म आई थी मिर्जापुर में, बाहरी मतलब कि जैसे नॉन यूपीआईट्स, जैसे पंजाबी हो और कम्युनिटीज हो, वो आप नील के बराबर है, चल 1% भी नहीं, बड़े आप अवाक हो जाएंगे सुन के। मुंबई सिटी की अगर आप एनालिसिस करें, मुंबई सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और किसी महाराष्ट्र में किसी गांव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ महाराष्ट्रियन भाषा, मराठी बोलने वाले 5 से 10% मैक्सिमम होंगे। इतने बाहर के है, पंजाब से भी लोग हैं, यूपी से भी है, साउथ इंडिया से भी लोग हैं ये मुंबई सिटी में, गुजरात के भी लोग हैं, गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो बड़े सिटीज का जो मल्टी कल्चरल एक एनवायरनमेंट होता है, तो और जब मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट, मोहल्ले का जो सिस्टम होता है, जैसे मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ, मैं जहाँ रहता था इलाहाबाद में, वहाँ हमारे एरिया में एक शराब की दुकान थी, तो हम लोग क्रिकेट खेलते, बॉल उधर चली जाती थी, मैं 1 से 10 तक था, डर के मारे में कभी उस दुकान के पास नहीं जाता था, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जाऊँगा तो तुरंत कहेंगे कि अजय सर आपके भाई का लड़का शराब की दुकान पे था, और मोहल्ले। लेकिन मैं जब पहले पुणे आया और मैं एक फ्रेंड के यहाँ गया, उसके फ्लैट में कुछ समय के लिए, क्योंकि पहली बार आया था, तो तो वहाँ के जो बड़े सिटीज है, फिर मैं बेंगलोर में हूँ अभी, जब यहाँ का जो फ्लैट का पूरा है, तो आपके फ्लैट में आपके सामने वाला क्या कर रहा है 6-6 महीने तक किसी को कुछ पता नहीं है, और समझ लीजिए पता भी है तो समझ लीजिए मैक्सिमम, अरे साहब देख लिया, चलिए बहुत है, लेट्स हैव अ टी आउटसाइड इन द शॉप, बस इतना रिलेशन है आपके घर में। लेकिन जैसे जैसे मैं इलाहाबाद में जिस बताता हूँ 9/7 का इलाहाबाद का जो मेरा मेरा घर था अपने, जहाँ पर हम लोग, मैं पला बड़ा 25 साल एटलीस्ट रहा मैं, अगर एग्जाम्पल दे, वहाँ पर ये है कि पूरा जो लोकेलिटी है, उसमें मतलब एक तरह से अगर आप देखिए जैसे माइक्रोस्कोप की तरह, या एक कैमरा की तरह मुझ पे लोग नजर लगाए रहते, या मुझे शायद ऐसा लगता था। और समझिए आप कुछ भी करें, आप किसी किसी से आपकी क्या फ्रेंडशिप, किसी लड़की से आप क्या बात करें, क्या करें, ये सब चीजों का एक एनालिसिस होता था, और उसके आधार पर लोग ये कह सकते थे कि लड़का देखो गलत रास्ते पे जा रहा है, ऐसा बोलते थे, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलने की उम्मीद है। ये मतलब ये एक मेल पे, ये एक मर्द पे मर्द को दर्द नहीं होता, एक मर्द पे ये दबाव है, सोचिए एक अपोजिट जो जेंडर है, फीमेल पे कैसा प्रभाव होगा उन सब एरियाज में, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो और और उस सोसाइटी में बच के रहना पड़ता है, ऐसे कुछ काम करने से जिससे कि आपकी बदनामी हो सके, घर की भी बदनामी आने का पूरा प्रभाव है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा सब लोग हैं, लेकिन मानसिकता जो मेजोरिटेरियन माइंडसेट है वो ऐसे ही है, ठीक है। तो ये, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं, जैसे आपने कहा कि जानते कि मेरे घर वालों के कुछ हद तक कहने पर मैं गया गवर्नमेंट सर्विस, पहला एग्जाम मैंने एसएससी का दिया था, फिर यूपीएससी की तरफ मैंने शायद आंखें, या उसकी तरफ मेरा कारवां, या मेरा 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 पथ गया। लेकिन चलिए पहला एग्जाम एसएससी का ही था, उसमें भी एसएससी बहुत अच्छा एग्जाम होता है, मिनी सिविल सर्विस कहते हैं उसको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। तो अगर आप इस चीज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भी आप अगर बात करें, उसको अगर आप, मैं अपने प्रियेश के तौर पे कहना चाहता हूँ, तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के नॉर्म्स और ये सब चीज पढ़ाई जाती है, और फिल्म है, मतलब ये तो कही जाते हैं हमारे मोहल्ले में। मैं कहता हूँ देखिए, सारे फिल्म बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ, पहले दौर में तो बहुत ज्यादा, आज की फिल्मों को बहुत ही आउट ऑफ डिसेंसी कहा लोग कहते हैं, लेकिन आज के फिल्म में 70 या 60% ऐसे फिल्में हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं ये लाहौर, ये वर्ड ही नहीं जानता था, मैंने पहली बार लाहौर वर्ड सुना था
जब मैंने भगत सिंह का वो फिल्म देखा था अजय देवगन जी का, तो उसमें लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था जिसमें कि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु इनको पकड़ा गया, तो लाहौर में ही लाला लाजपत राय को पीट पीट के मार दिया गया था। उसके बाद मैंने जब बहुत सी फिल्म चक दे इंडिया देखी, तो हॉकी क्या है, भारत का इतिहास क्या है, उसके बाद पता चला मुझे, ठीक है। तो जो चीज़ शायद आप किताब से पढ़ के सीख सकते हैं, जो चीज़ आप जनरली किताब से पढ़ के सीख सकते हैं, मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया को लोग गाली देते, लोग कहते हैं समय की बर्बादी, ठीक है। कोई अगर गलत आउट ऑफ कोई अगर आउट ऑफ ऑर्डर काम करे तो मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया से या टीवी न्यूज़ से या जिस तरह के का, जिसको हम पहले दूरदर्शन कहा जाता था, या जिसको हम टेलीविजन उस समय कहते थे, आजकल मल्टीमीडिया या 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 जिसको ये मोबाइल जो मेरा है, इससे इससे जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना जान सकते हैं, वो आप कभी भी। और आजकल के देखो, लोग बुराई करने वाले करते रहेंगे, लेकिन आजकल के अगर आप ये जो आपके टीवी डिबेट्स होते हैं, कुछ डिबेट्स में बहुत चिल्ला चिल्ली होती है, लेकिन बहुत डिबेट्स में बहुत सी चीजें हमने सीखी हैं, पढ़ी हैं, उसको डिबेट को सुनता हूँ, फिर मैं बुक से या इंटरनेट के गूगल से उसको गूगल से या याहू में सर्च करता हूँ। तो बहुत सी चीजें हमको पता चली हैं सिर्फ टीवी के डिस्कशन देख के। अर्णब गोस्वामी को, एनडीटीवी को, या उसके या कोई भी जी टीवी को लोग, या क्या नाम है इसका, आपका टाइम्स नाउ को उल्टा सीधा बोलो, गाली दो, मुझे इनसे कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे इनसे कोई लगाव नहीं, लेकिन इन्हों के जो टीवी के डिस्कशंस होते हैं, न्यूज़ के डिस्कशन, इनसे इतनी चीज़ हम सीख सकते हैं, इतनी चीज़ हम जान सकते हैं, जो कि आम हिसाब से किताब से पढ़ के किताबों से सीधे तौर पे जानना कठिन है। क्योंकि जैसे डिस्कशन हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी, समझ लीजिए इंडियन इकोनॉमी पे एक डिस्कशन हो रहा है अर्णब गोस्वामी के शो में, कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशरी, तो उसमें अरुण जेटली बोल रहे हैं, एक तरफ से कोई और बोल रहा है, फॉर एग्जांपल एक कॉलेजियम का डिबेट हुआ था, उसमें जितनी, क्योंकि वो एक, अब आप एक किताब लेके पढ़ रहे हैं, किताब में हजारों टॉपिक है, पढ़ने के लिए हजारों चीजें। जैसे आप जब इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री का एग्जाम देते हैं, तो केमिस्ट्री बहुत पढ़ा है, वो एमएससी पे भी है, पीएचडी लेवल पे भी है, लेकिन आपको पढ़ना है उतना ही कोर्स जितना कि इंटर में रिक्वायर्ड है। आप एक किसी टॉपिक में, समझ लीजिए एक टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, उस पर आप थीसिस नहीं लिख सकते, आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आना है। यही तो हमारी डेफिनेशन है ना। वरना प्रोबेबिलिटी हो मैथ्स का, केमिस्ट्री का, आप कह लीजिए जो फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट है, इस पे आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च करके आप नोबेल प्राइज जीत सकते हैं। लेकिन आप जब इंटरमीडिएट एग्जाम दे रहे हो, तो आपको रिसर्च नहीं करना, आपको सब सिलेबस कवर करके, आपको जो है, मतलब लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारे लंदन अंग्रेज यूरोप से प्रोफेसर आए थे हमारे कॉलेज में वो करने, तो उन्होंने एक दिन डीबीएमएस पढ़ाते थे, एल्गोरिथम, तो उन्होंने एक दिन कहा कि ओ दिस कवरिंग ऑफ सिलेबस इज नॉट अ गुड वर्ड, प्लीज अनकवर द सिलेबस। तो लोग, लड़के मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि लड़कों को पता है कि सिलेबस कवर करके एग्जाम में लिखेंगे नंबर आएगा, सीधी सी बात है, उनको बहुत ज्यादा हाई लेवल फिलोसफी से कोई मतलब नहीं है। कहते ना, ये तो कहानी अनपढ़, जो जो वो कहते हैं, जब फिलोसफी में इंसान फंसता है, तब वो फंस जाता है। तो इसीलिए कठोर होकर इंसान को नंबर पाने की तरफ ही बढ़ना चाहिए। नंबर पाने का एक ही यूनिट तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो बीटेक देते थे, एक एक पेपर में 5 यूनिट आती थी, 20x5। तो और हमारे कई टीचरों ने कहा कि अगर लग रहा है आपको कि आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है, तो पांचों कवर करके पेपर भर के आओ, 2 पेन ले जाओ, 2 या 3 रंग का पेन, ब्लैक से हेडिंग दो, ब्लू से लिखो, और अंडरलाइन करने के लिए येलो का हाईलाइट्स करने के लिए येलो करो। ऐसे करोगे तो एटलीस्ट आप 100, अगर थोड़ा बहुत पढ़ के भी 100 या 75 नंबर करके आओगे, 33 पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, और आप पास हो जाओगे। इंटरनल तो हम लोग दे ही देंगे, टीचर लोग नहीं कहते थे, सीनियर बताते इंटरनल बनाओ एक्सटर्नल बचाओ, ऐसे करते थे, ठीक है। तो मैं ये सही नहीं कहता, लेकिन ये एक इंटरप्रिटेशन था। तो मेरा जो आज का कहना है, जो मैंने आपसे 2 एग्जाम्पल दिए कि बेटवा प्राइवेटवा में नौकरी कहाँ करो, तो तुम्हार बापू तो बैंक मैनेजर रहे, दादाजी फौज में रहे, ये पहला। दूसरा, प्रियेश छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें उनसे मोहब्बत है जताना भी नहीं आता, छुपा रहे हो, बताओ दिल में क्या बात है। ये इश्क वाली बात हम लोग सोना छुपा, कोई फ्रेंड वेंड तुम्हारी नहीं है, हमको बेवकूफ बना रहे हो। तो ये जो दो दो झटके लगे मुझे कहिए, और ये दो दो मेरे ऊपर प्रहार हुआ, अगर मैं ऐसे शब्द का प्रयोग करूं, तो उसने मुझे झकझोर के रख दिया एक तरह से, और उसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि हमारी सोसाइटी का माइंडसेट क्या है, हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि मैं जल्दी खत्म करूंगा, तो शायद ये सेशन में 5 मिनट में खत्म कर दूं, तो मैं इंग्लिश में ही कह देता हूँ। सी फ्रेंड्स, द 2 example which I faced in my life, I gave you in the initial part of this video, showed me that we may talk very big things in big city and lutious Delhi about the secularism, socialism, republic, democratic value, ensure justice, liberty, fraternity, etc., etc. But the thing is this, that these things are good to write on a paper and qualify IS exams. For example,
But when you go to the very rural pockets of India, can we apply these type of things there? My answer is not. Even 75% no. 25% I'm very lenient, maybe yes, but 75% it is no. There, even you have to, what I have seen, I may be wrong, but you please correct me. Even you have to do a work, you have to smile, you have to speak, you have to this freedom of expression is not practically working there or practically applicable there, to be very polite and minuscule or polite in my words, or very subdued, that this freedom of expression don't work. You, even how are you laughing, how are you behaving, how are you talking, in which what words are you using, these are very uh, very important thing to decide what type of human you are there. तो और मैं 25 साल वहां था, तो एक प्रभाव तो उसका पड़ता ही। जैसे सिंपल एग्जांपल, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन आपसे कहता हूं, देखिए हमारे देश में फिल्म का बहुत बड़ा रोल रहा है, और अच्छी अच्छी फिल्म बनी। जब शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी हैं, अटल जी आए, अब देशभक्ति में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी है हमारे देश में, हम लोग देखी है, बहुत से सीखा है। देशभक्ति भी नहीं, आज पिछले 10 साल में अगर देखिए, देश राग आई थी सुभाष चंद्र बोस के आईएनए के ऊपर, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं। अगर हम कहते हैं, चलिए कि कोई अगर कहता है बॉलीवुड को कि नाचने, माफ कीजिएगा फॉर दिस, नाचने गाने वाले भांड है, लेकिन अगर ये भांड आप कहते तो इसमें भी ऐसे 100 में 35% ऐसी फिल्में हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं आपसे दिल से कहता हूँ, भारत की हिस्ट्री, भारत की इकोनॉमी, भारत की सब चीज़ों के बारे में मैंने बुक से उतना नहीं सीखा जितना कि मैंने वीडियोस, चाहे वो आप एक तरह से न्यूज़ चैनल्स में डिस्कशन, या उनका, या फिल्म जो आज की हमारी फिल्म्स आती हैं, या इन सब चीज़ों, सोशल मीडिया, उससे मैंने जितना सीखा है। सोशल मीडिया डिबेट्स होते हैं, क्योंकि उसका एक टॉपिक होता है। आप एक बुक को एनोनमसली पढ़िए तो उसमें हजार चीज़ें हैं, लेकिन आपको टॉपिक डिफाइंड है। केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट आप एमएससी कीजिए, लेकिन आपको जब एग्जाम देने 12, मैं आपको याद हो केमिस्ट्री का होता था मोल, फिजिकल केमिस्ट्री होती थी, सरफेस केमिस्ट्री होता था, मोल कॉन्सेप्ट होता था शायद, अगर मैं बोलूँ, फिर कार्बनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक पार्ट शुरू होता था। तो इसको पूरा कवर करके आपको एग्जाम देना। आप एक चीज पे थीसिस नहीं कर सकते, आपको पूरा, जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, क्योंकि आपको हर चीज में इक्विवेलेंटली आना है। ठीक है, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा एज अ प्रियेश आपसे कहना है। ठीक है, तो मैं छोटा लास्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ, एंड आई विल फर्स्ट स्पीक इंग्लिश। See, our film industry is very popular in the world, and it has given very good films to us, very good film, very learning. Actually मेरे एक रिलेटिव बता रहे थे कि हमारे जब लीडरशिप 1960 में दूरदर्शन लाइंस लिए थे, उनको पता था कि दूरदर्शन के थ्रू भारत के लोगों के अंदर एक अलग नॉलेज और अलग एक भावना डेवलप कर सकते हैं, इसलिए दूरदर्शन तक कहते थे। आज के सोनी है, ये है, उस समय दूरदर्शन, आज भी डीडी कहते हैं उसको, अगर आप देखें। ये तो एक 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 पर्सपेक्टिव। अब आपको छोटा एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। अब सेंसर बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो कि हमारे देश के फिल्मों को मान्यता देती है, पास करती है। सेंसर बोर्ड के पास हुए बिना, फिर जैसे मैं कोई फिल्म बना, उसमें मैं किसी धर्म के बारे में या किसी कम्युनिटी के बारे में गंदा चीज, गाली दे रहा हूँ, या बहुत ही उस पर हेट स्प्रेड करो, हेट मॉन्गरिंग जो है, कोई सेंसर बोर्ड अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि दंगा फसाद हो सकते हैं। ठीक है, एज अ प्रियेश मैं आपको ये प्रियेश की तरह मैं आप प्रियेश ये कह रहा है आपसे। ठीक है, लेकिन दो गाने हैं, अगर आप देखें, मैं दो गानों का एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, उससे मैं अपनी बात समझाता हूँ। एक गाना है, बहुत ही मेरे घर वाले बहुत ही इसको पसंद करते हैं। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। वो बहारे, वो चांदनी रातें, हमने की थी जो प्यार की बातें, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। अब मैं रफी साहब की तरह गा भी सकता हूँ, लेकिन मैं गा नहीं रहा हूँ मैं। और एक गाना भी गब्बर फिल्म में आई थी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ठीक है, दोनों ही गाने हैं। मैं उस दिन एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था, तो डीजे चल रहा था और बहुत डांस वांस हो रहा था। मैं उस दिन थोड़ा थक गया था, तो मैं दूरी था, लेकिन ये गाना बहुत हिट थे। तो एक गाना क्या, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। अब देखिए, दोनों ही गाने हमारे देश में चलते हैं, लोग सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, मैंने भी दोनों गाने सुने हैं। लेकिन कभी मैं किसी सार्वजनिक मंच में जाऊँ, और ऐसा हुआ है कई बार, मेरे दोस्तों ने कहा प्रियेश एक गाना गा के सुनाओ, आज तो मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन है, बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो मैं यही गाना गाऊंगा, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। ये गाना मैं गाऊंगा, क्योंकि ऐसा गाना शायद मैं 10 अपने बड़े लोगों के सामने ऐसे गाने नहीं गा सकता जिसमें कि थोड़ी सी शब्दों में ऐसे शब्द हैं जो कि मे नॉट प्लीज एवरीबॉडी। तो ये जो हमारा माइंडसेट है कि हम काम, या माइंडसेट या सोसाइटी हमें जो इंजेक्ट करती है कि प्लीज, कि वही काम हमें करना चाहिए जिसको कि समाज एक्सेप्ट करे, ये एक बहुत बड़ा इशू है भारतवर्ष में।
और चाहे हम माने या ना माने, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जब सोसाइटी में आपको जीना होता है, मैं वो छोटा और एग्जांपल देता हूँ। मैं जब बच्चा था, हमने जंजीर फिल्म देखी थी अमिताभ बच्चन साहब की। उसमें प्राण साहब विलेन होते हैं, तो पठान का रोल निभाते हैं, तो आते हैं, बैठ जाते हैं, बैठने वाले होते हैं कुर्सी पे, तो अमिताभ बच्चन खींच के लात मारते हैं कुर्सी पे और कहते हैं कि ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, जब तक खड़े रहने बैठने को ना कहा जाए खड़े रहना सीखो। तो पठान साहब कहते हैं कि तुम इंस्पेक्टर हो इसलिए मैं तुमसे बदतमीजी नहीं कर, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। फिर वो उस फिल्म में गाना भी यारी है ईमान मेरी, जया जी और अमित अमित जी की शादी इसी फिल्म के बाद ही हुई थी। जंजीर इसका 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 वो था, जंजीर वाज द नेम ऑफ द फिल्म, आई थिंक इट वाज इन 1973। तो मैंने भी इस फिल्म को देख के लगा कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह बनूंगा पुलिस इंस्पेक्टर, लात मारे कहूंगा कि जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये मैं भी बचपन में क्लास 10 तक, मैं भी शायद 10 तक या 12 तक मैं भी ऐसा सोचता था। कि जब मैंने रियलिटी देखी तो मैं ये समझ गया कि आप चाहे पुलिस इंस्पेक्टर बन जाइए, आईएएस बन जाइए, छोटा मोटा 10-15% प्रभाव दिला सकते हैं। ये चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको आप सुपरसीड नहीं कर सकते एज ऑफिशियल, क्योंकि आप सर्वेंट हैं, इंडियन पुलिस सर्वेंट हैं, आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट हैं, आप दे आर द रूलर, वो चुने हुए हेड ऑफ द स्टेट है, आप सर्वेंट हैं। और लिटरली मैंने देखा है यूपी की, अगर मैं कहानी, वो बिहार की भी कहानी बताता हूँ, सब स्टेट में ही है, लेकिन यूपी एक समय बहुत ज़्यादा इसके लिए बदनाम था। क्रिमिनल्स को सिर्फ ये नहीं कि जैसे सहारा के ऊपर केस लगा मनी मनी मिसमैनेजमेंट का, मनी लॉन्ड्रिंग, चलिए वो तो एक मनी मिसमैनेजमेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग वो भी क्राइम है, उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। ये जो क्रिमिनल है जिसके पास बंदूक है, AK-47 है, बाहुबली कहते हैं यूपी में इन ऐसे क्रिमिनल्स को, उनको जिस तरह का खुला सपोर्ट किया पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी कम्युनिटी के वोट को पाने के लिए, और बड़े बड़े पुलिस इंस्पेक्टर थे शैलेंद्र सिंह जैसे, जिनकी की लाइफ खराब हो गई, खत्म हो गई लाइफ खराब। उनके बेटे, एक उत्तराखंड में पुलिस ऑफिसर था, उसके बेटे उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, उसके बेटे दर दर की ठोकरे, क्योंकि पापा के पास अब पैसा था नहीं, क्योंकि नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने उस समय की गवर्नमेंट, चीफ मुलायम सिंह या कोई भी पावर में रहा, वो उसके खिलाफ गए। ठीक है, तो ये मैं और मेरे 2-3 दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त था, उसने कॉम्पेंसेशनरी बैकग्राउंड में गवर्नमेंट जॉब यूपी में ज्वाइन किया था। आज मैं उसे सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि एक एक ऑनेस्टी के साथ और एक 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 गुड हार्ट के साथ, एक मतलब एक 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 कहते हैं ना, एक 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 ड्यूटीफुलनेस के साथ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब किया नहीं जा सकता। आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, आपको ये सुनने में अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा एक बात कही कही थी, एक बहुत ही बड़े सिविल सर्वेंट ने, बहुत बड़े IITian थे शायद, या बहुत बड़े इंजीनियर थे, बाद में सिविल सर्वेंट थे, कि हम जब नौकरी शुरू करते हैं, हमें हमें लिखा ओथ में, या हमें लिखाया जाता है यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, देन कुछ दिन बाद पता चलता है यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। देन अगर कोई पार्टी बहुत मेजोरिटी, पावरफुल मेजोरिटी में है, जैसे एक समय समाजवादी पार्टी यूपी में और बहुजन समाज पार्टी का 15-20 साल लगातार गवर्नमेंट चली, बीजेपी अभी सेंटर में है, कांग्रेस की तो पहले 40 साल गवर्नमेंट चली है, फैमिली की गवर्नमेंट है। जब आप एक और मेरे जो जिन सीनियर सिविल सर्वेंट ने कहा था, मैं उनका नाम उनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने कहा पहले आप होते हैं गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट एज अ ट्रेनी, फिर आप बनते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, फिर आप बनते हैं पार्टी सर्वेंट, ये है तरीका। और मेरे कई मित्र हैं जिनके किसी का पिताजी का देहांत हो गया, किसी ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन करनी पड़ा, मैं आज भी उन्हें सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि जो एक समय यूपी के कुछ कुछ मैंने इंस्टेंस सुने, उसमें आप एक न्याय प्रिय होके, या एक गुड 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 पर्सन होके, एक गुड अपराइट एंड टू द ड्यूटी, टू बी डेडिकेटेड टू योर ड्यूटी, ऐसे इंसान को क्या वहां जॉब नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ भी के नाक ऐसे पकड़ो, पीछे से पकड़ो, आपको जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके सामने नाक रगड़नी पड़ेगी। किसी को 100% करनी पड़ती है, किसी को 60% करना पड़ता है, लेकिन आप अगर ये, और दो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, दो सबसे बड़े अमिताभ ठाकुर एक थे और एक शैलेंद्र सिंह थे। आप पढ़ ली, दोनों को नौकरी छोड़नी पड़ी, इतने बड़े, हम लोग यहाँ पर हमारे घर वाले आज भी गाली देते, सरकारी नौकरी नहीं कर पाए, उन्होंने DSP IPS रैंक के लोग थे, उनको भी पुलिस के, उनको भी जो आपकी चुनी हुई गवर्नमेंट है उसके सामने सरेंडर करना पड़ा। तो ये चीजें हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन बन के लात मार के कुर्सी पे कहूंगा जब तक खड़े रहने को ना, बैठने को ना खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन तुम्हारे बाप का नहीं, तो आप ही को अपने घर से पुलिस ऑफिसर, कोई IAS ऑफिसर कोई अपने बाप के घर से निकाल देंगे, कहेंगे ये है, मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड सारी चीजें हैं। अभी आप देख सकते हैं, हर चीज है, मतलब कि ये बाहर ही लगता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि जब पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, गुजरात में जब ये मोदी जी के वक्त
कितने पुलिस ऑफिसरों की लाइफ बर्बाद कर दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनको लगा दे आर प्री मोदी, प्रो मोदी, और उन्होंने मोदी को सपोर्ट करने किसी की हत्या की। अभी अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता उचित, कि अभी भी केस जो क्लियर हुआ कि 20 साल से कैसे कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज था। ये तो आप बहुत ही, ये तो बड़े नेता हैं, देश की मीडिया है जिसने इसको लाया। जब ये मीडिया नहीं था इस तरह का, आज से 20 साल पहले, मुझे नहीं लगता कि डीडी न्यूज के एनडीटीवी पहले, न्यू दिल्ली टेलीविजन पहली टीवी थी, जो कि उस समय तो मीडिया नहीं था। अशोक खेमका का जैसे अर्नब गोस्वामी ने इंटरव्यू लिया, हरियाणा स्टेट में वो कैडर के थे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वो थे, उसके पिताजी के शायद कहने पर उन्होंने आईएएस बने। अर्नब सुन के हैरान हो गया कि 25 साल में 68 ट्रांसफर, या 28 साल में, 28 साल में शायद 28 का दोगुना तो 56, तो 28 साल में 55 या 56 ट्रांसफर। तो अर्नब ने कहा आप एक ऑफिस में 6 महीने रहे हैं, तो ट्रांसफर और पोस्टिंग से ही कंट्रोल करते। तो ये बात मुझे पता नहीं थी बचपन में, लेकिन आप चाहे कितने भी गवर्नमेंट बड़े ऑफिशियल बन जाएं, ये हमारे घर वाले तो बार बार कहते हैं, लेकिन आप विथ योर ड्यूटी एंड सोबराइटी आप जॉब नहीं कर सकते जब तक कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने सर न झुकाएं। ये मैंने समझ लिया। कुछ लोग 1-2% होते हैं, महापुरुष होते हैं, 5% होते हैं जो कि या नौकरी छोड़ देते हैं या करेंगे। 90% की बात मैं कह रहा हूँ ये है। तो वही मैं फ्रेंड्स बात आखिरी में कहता हूँ, और जो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा आज का टॉपिक था माई इंडियन सोशल, बिहेवियरल, इकोनॉमिकल एंड मेंटल framework of India as a societal perspective through my own eyes। तो इसकी एक मैं एग्जांपल, मैं छोटा एग्जांपल यहाँ देता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं यहाँ पर बैठा था, तो एक पुलिस वाला आया, तो उसने एक ठेले वाले से 20 रुपए मांग रहा है कि भाई दो 20 रुपए। तो मुझे बड़ा गुस्सा है, मुझे लगा मैं कुछ बोल दिया कि आपको शर्म नहीं आती, एक पुलिस वाले हो कि आप एक ठेले वाले से पैसा मांगते हो, वो भी इतना गरीब है। तो मुझे मेरे दोस्त ने रोका, फिर मैंने, तुमने रोका क्यों मुझे? तो ठेले वाले के पास ले गया, कहा कि भाई बताओ कितने बजे तुम्हें दुकान बंद करनी है। तो यहाँ का ऑर्डर है 10 बजे, 9:30 बजे दुकान बंद करनी। तो कहा ये तुम 10:30 बजे दुकान खोलो। कहा कि हम क्या करें, ये तो है ही, हमने साहब से कह दिया कि साहब हम 10:30 बजे दुकान खोलने हैं, तो तुम कुछ कर दो साहब, मैं तो अनपढ़ आदमी। तो पुलिस वाले ने हमसे 20 रुपये ले लो। कहा तुम प्रिय, तुम देखने जा, तुम नेता, तुम इंसाफ की बात कर रहे थे, तुम ऑनेस्ट, तुम न्याय और सच्चाई की बात कर। देखो इसे 9:30 बजे बंद करने के लिए कहा, 10:30 बजे तक खोला, तो पुलिस कुछ कर नहीं सकती। बेंगलोर में 1 लाख दुकान है, तो पुलिस अब इनसे पैसा लेके, यही दुकान रास्ते पे सुप्रीम कोर्ट है पुलिस। और ये दिक्कत इसलिए क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, पुलिस के पास फोर्स नहीं है इतना संभालने का, पर आदमी कुछ पुलिस होनी चाहिए। तो प्लीज तुम समझते नहीं हो, ये जोश में काम मत किया करो। तुम अभी मुझसे बड़े थे, तुम अभी जानते वानते नहीं हो, और बस ये मैं तुम्हें समझाना हो। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि शायद जिस घर में मैं 25 साल पला बड़ा, इलाहाबाद के घर में, उसकी टीचिंग्स में वर्ड नहीं यूज करूंगा, उसकी जो विचारधारा थी, उसकी जो सोच, और उसका जो माइंड था, वो ऐसा था कि उसने मुझे बहुत ही अच्छे रास्ते पे चलना सिखाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज इस स्टेज पे आके कि घर की टीचिंग कुछ हो सकती है, समाज की टीचिंग कुछ हो सकती है, लेकिन इन रियलिटी when you are in a society and you are in a democracy where majority or voting decides everything, right? The academics and all of things are further. The fundamental thing is the counting. Fundamental thing is the number, or fundamental thing is number of heads, कितने सर हैं, सर के अंदर क्या है इस पे बात नहीं, कितने सर हैं ये बात है, ठीक है। तो फंडामेंटल थिंग इज द काउंटिंग और द काउंटेबिलिटी। तो उसने कहा कि पीएच मेजोरिटी के सामने सबको झुकना पड़ता है। तो सरकार है, सरकार की पुलिस है, उसके सिविल सर्वेंट है, उसका बैंक है, उसका जो है, एक समय आपको नहीं पता, सरकार टीवी बनाती थी, सरकार स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड नाम था, एप्रॉन शायद टीवी का नाम था अगर मैं गलत हूँ। तो सरकार के सरकार से तुम बड़े नहीं हुए हो अभी भी। तो इसीलिए अपने घर की बात तुम्हारी ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, मैं पढ़े लिखे, मुझसे बहुत ही ज्ञानी मेरे सीनियर, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन जब एक समाज इतनी ब्रूट इंडियन सोसाइटी में आ जाते हो, जहाँ इतनी ब्रूट डेमोक्रेसी है कि जब सोसाइटी जात में, कम्युनिटीज़ में, रिलीजन में बटी हुई है, और कुछ भी तुम एकेडमिक कर लो, बहुत ही उसका कम प्रभाव है एक सोसाइटी के वोटिंग पैटर्न पे। वोट से डिसाइड होना है किसके पास कुर्सी है, ठीक है। डेमोक्रेसी, पाकिस्तान तो नहीं कोई आर्मी चीफ किसी प्राइम मिनिस्टर को सरकलम कर देगा। तो ये समझो। तो दैट्स व्हाई आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, that whatever be my family teaching, whatever be my family background, that is one side of the story. But when you are in a practical Indian society in any city, big city,
is a little more, or in a small city, then more or less to save yourself, your family, or not your family, just to save yourself and your near and dear ones, your mother, father, your sister, you have to somewhere or somewhere you have to bow down. आपको सर झुकाना ही पड़ेगा समाज की रीत नीत और समाज की सामाजिकता के सामने। आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, ये मैं मानता हूँ। हो सकता है भगत सिंह भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे घर में पैदा ना हो, भगत सिंह इंडिया में पैदा हो लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो, ये इंटरप्रिटेशन है, शायद दुर्भाग्य हमारे देश का, सौभाग्य आप तय करें। आई कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग, आई एम ओनली ए स्पीकर, यू ऑल आर जज। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरी इस टॉपिक को समझा होगा। थोड़ा आज फिलोसफिकल या जज्बाती हो गया था। ऐसे एकेडमिक्स में जज्बात की कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको मैं जब पढ़ाने गया कॉलेज में, तो मेरे प्रिंसिपल और सीनियर टीचर्स ने कहा कि पीएचडी में इंजीनियरिंग के एकेडमिक्स को लाइए। और अगले दिन कॉलेज के मालिक जो थे, जिसको डायरेक्टर कहते हैं, उन्होंने कहा सर ये सब चलता रहेगा, पहले पास कराइए, पास कराने के सिवा यहाँ कोई चारा नहीं है। तो मैंने समझ गया कि भाई क्या उसकी रियलिटी है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे जीवन में एक अच्छा नौकरी जो भी करूँ, एकेडमिशियन बन सकूँ। एकेडमिशियन बनना मेरे जीवन का एकमात्र टारगेट है। और थैंक यू फॉर योर काइंड लिसनिंग, वेरी वेरी थैंक यू।